ममता बनर्जी इसलिए भी बैकफुट पर दिख रही हैं क्योंकि डॉक्टर्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोलकाता केस में एक विस्फोटक ऑडियो अलग आ गया, जिसे सुनकर यह लग रहा है कि क्या मामले को दबाने की कोशिश की गई। 9 अगस्त के दिन आरजी कर अस्पताल की तरफ से पीड़ित के माता पिता को कॉल किया गया था। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अब सामने आ गई। इस कॉल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है कि कैसे अस्पताल प्रशासन ने माता पिता को बहुत ज्यादा गुमराह किया। पहले बताया उनकी बेटी बीमार है, हम उसको एडमिट कर रहे हैं, जल्दी आ जाइए। दूसरे कॉल में कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जल्दी आइए। फिर तीसरे कॉल में जब माता पिता ने जोर देकर पूछा तो कहा गया कि जल्दी अस्पताल आ जाइए। एक बार सुनिए, जब पीड़ित के माता पिता को पहला कॉल किया गया तो अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने माता पिता से क्या कहा था, उस ऑडियो कॉल को सुनिए। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই ওখানে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। माता पिता बार बार पूछ रहे हैं इस वायरल ऑडियो क्लिप में कि क्या हुआ, ये तो बता दो। अस्पताल की तरफ से की गई पहली कॉल में माता पिता को बताया गया कि उनकी बेटी बीमार है, जल्दी आई। ये बात तो समझ आती है कि फोन कॉल पर सीधे सीधे माता पिता को उनकी बेटी की मौत की खबर देने से बचने के लिए हो सकता है बीमार बताया गया, ताकि माता पिता को अचानक शॉक न लगे। लेकिन यहां तो सवाल नियत का भी है। क्या माता पिता को सही जानकारी इसलिए नहीं दी गई कि उन्हें शॉक न लगे, या उन्हें गुमराह करने के लिए और मामले को दबाने के लिए ऐसा कहा गया? यह बात समझ से बाहर है कि पहले कॉल में डॉक्टर को बीमार बताया जाए और दूसरे कॉल में माता पिता से कहा जाए कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। आप सोचिए उस माता पिता पर क्या बीती होगी। वो बार बार यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि बेटी ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। भाई आपने पहली बार में नहीं बताया, समझ में आ गया, दूसरी बार में सुसाइड क्यों बोला? अगर मौत मर गई है ये बताना ही था तो मौत बताते, सुसाइड क्यों बताए? सुनिए वो फोन कॉल का जो ऑडियो है वो भी सुनिए। হ্যালো, হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। इस ऑडियो क्लिप के आखिर में पीड़िता की मां की चीख पुकार भी सुनी जा सकती है। जैसे ही मां को पता चला कि उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, वैसे ही उनका दर्द बाहर आ गया। आप सोचिए, जिसकी बेटी की इतनी बेरहमी से अस्पताल में हत्या कर दी गई, उसी अस्पताल का प्रशासन माता पिता को इस कदर गुमराह करता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। यह ऑडियो कॉल बताता है कि अस्पताल ने इस केस को कितने असंवेदनशील तरीके से हैंडल किया। तो जो लोग कोलकाता की घटना को फलाना डिमकाना, इस घटना उस घटना से कंपेयर कर रहे हैं, वो देखें कि इस घटना में अलग क्या हुआ है। बात सिर्फ रेप और मर्डर की नहीं है, उसके बाद क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हुआ, सही बात नहीं बताई गई, एफआईआर में देरी हुई, वहां पर जो है वो भीड़ घुस गई, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो दूसरे किसी केस में नहीं हुई। तो हर केस को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने उल्टी सीधी बातें कर माता पिता के दर्द को और ज्यादा बढ़ा दिया। भाई शुरू के दोनों कॉल अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने माता पिता को की। इस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका पर भी संदेह है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने पूछा था कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका इतनी संदेह वाली क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर हैरानी जताई थी कि माता पिता को सुसाइड का केस क्यों बताया गया। जब पीड़िता के माता पिता को अस्पताल की तरफ से तीसरी कॉल की गई तो यह कॉल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने नहीं की थी, यह कॉल किसी और ने की थी और माता पिता को कहा था कि वो जल्दी अस्पताल आ जाए। एक बार ये तीसरे कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनिए। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আইসি আরজি কর বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আছিস শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন আরজি কর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। আচ্ছা আচ্ছা।
कोलकाता केस में माता पिता को जो कॉल किए गए उससे कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या माता पिता को गुमराह किया जा रहा था? दूसरा सवाल, माता पिता को सुसाइड की बात क्यों कही गई? तीसरा सवाल, जब पहले बीमार होने की बात कही तो सुसाइड की बात क्या किसी और के दबाव में कही गई? चौथा सवाल, माता पिता से झूठ बोलने के पीछे का इरादा क्या था? क्या इसे गलती माना जाए या सोची समझी साजिश? हालांकि इस ऑडियो क्लिप पर टीएमसी ने सवाल उठा दिए हैं। टीएमसी का कहना है कि ऑडियो क्लिप सही नहीं है। सही है या नहीं है यह पता नहीं है, सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। ऑडियो क्लिप कितनी सही है या नहीं है इसका पता तो सीबीआई लगा लेगी, और लेकिन जो पीड़ित के माता पिता कह रहे हैं उसे कैसे झुठलाया जा सकता है? पीड़ित के माता पिता ने साफ कहा कि उन्हें शुरू से ही अस्पताल प्रशासन पर यकीन नहीं था। अस्पताल की तरफ से उन्हें बहुत देर से जानकारी दी गई। इस केस में जो बयानबाजी हो रही है उसे लेकर भी माता पिता दुखी हैं और कह रहे हैं कि जिसको जो कहना है वो कहे, हम अपना दुख किसी को नहीं समझा सकते। ऑडियो कॉल को लेकर माता पिता ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऑडियो कॉल कहां से निकला। उन्होंने किसी को ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी थी, वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन अस्पताल ने गुमराह नहीं किया था, कॉल पर सुसाइड की बात नहीं की थी, इससे तो माता पिता भी इनकार नहीं कर रहे। हालांकि यह पहला सबूत नहीं है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर सवाल उठा रहा है। अभी तो ऑडियो सबूत सामने आने की बात है, जबकि इससे पहले वीडियो का सबूत भी सामने आ चुका है। जो वीडियो सामने आया था वो 9 अगस्त का बताया जा रहा था और दावा किया गया था कि वीडियो में दिख रही जगह आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वही सेमिनार हॉल है जहां ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। और वीडियो में बहुत सारे लोग वहां अंदर नजर आ रहे थे, प्रिंसिपल संदीप घोष भी नजर आ रहा था, और इसीलिए कहा गया था कि भाई इसमें तो साफ दिख रहा है क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन कोलकाता पुलिस ने कहा था कि वीडियो सेमिनार हॉल का नहीं है, बल्कि सफाई में कहा गया था कि जहां बॉडी मिली उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया था, वहां सिर्फ आधिकारिक लोग ही जा सकते थे। बंगाल में ममता मॉडल का सच तो कई दिनों से देश देख रहा है। आज राहुल गांधी के विकास मॉडल का सच भी सामने आ गया। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में आर्थिक हालत ऐसी हो गई कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल को कंगाल बना दिया। एक तरफ कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था कैसे नहीं संभल रही, देखिए आप। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कह दिया कि वो अगले 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे। और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हिमाचल प्रदेश के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव 2 महीने तक अपनी सैलरी और बाकी भत्ते नहीं लेंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को उम्मीद है कि 2 महीने में आर्थिक हालत सुधर जाएगी और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के बाद कर्मचारियों को उनका बकाया दिया जा सकेगा। यह हालत है हिमाचल की। सुनिए हिमाचल के सीएम ने एक बार क्या कहा। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है, ये सब चीजें साथ साथ चलती है। यही बात नरेंद्र मोदी समझाते रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। और अभी तो ओल्ड पेंशन स्कीम का इन पर बोझ आया नहीं है, तब हिमाचल का यह हाल है। दूसरी योजनाएं ऐसी ऐसी लागू करोगे जिसमें ये फ्री वो फ्री दे देंगे, कह दोगे, देश बर्बाद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी बोलते रहे, लेकिन जो नहीं सुनते, नहीं समझते, उनका हाल क्या है आप देखते चले। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत कितनी खराब है उसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। राज्य पर कुल कर्ज 94,992 करोड़ पहुंच गया और अगले 5 साल के अंदर राज्य को 70,718 करोड़ रुपए के लोन को लौटाना भी है, जिसमें से 44,000 करोड़ रुपए तो अकेले ब्याज का है। हिमाचल बीजेपी के नेता करण नंदा ने जो आरटीआई डाली थी उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आने के 10 महीने के अंदर राज्य ने 10,300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। यह कर्ज दिसंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच लिया गया। हिमाचल प्रदेश की बिगड़ी हालत का एक और फैक्ट आपको बताता हूं। अब आप देखेंगे हिमाचल की हालत क्या है, और ये आपको खबर इसलिए बता रहा हूं कि आप देखिए, जब बार बार कहा जाता है कि ये फ्री बी मत कीजिए, उसका कैसा असर दिखता है। जो बजट है, ये आपको हिमाचल का हाल बता रहा हूं। बजट, इसमें कुल खर्च कितना है हिमाचल का?
वो हिमाचल का कुल खर्च बैठता है 58,444 करोड़ रुपए। ये इनका बजट का कुल खर्च है। इसमें सैलरी, पेंशन पर और ब्याज पर, सैलरी प्लस पेंशन प्लस ब्याज, इस पर जो खर्च है राज्य का बजट में से 58,000 करोड़ के बजट में से 33,463 करोड़ रुपया सिर्फ सैलरी, पेंशन और बजट में जा रहा है। और कर्ज लौटाने पर जो खर्च है वो जा रहा है 5,479 करोड़ रुपया। अब आप बताइए, कर्ज, सैलरी सब मिला के 38-39 करोड़ रुपया तो इसी में चला जा रहा है, और बजट ही है 58,000 करोड़ का। कहां से चलेगा राज्य? कहां से बचेंगे पैसे? हिमाचल पर आर्थिक बोझ इतना बढ़ गया कि राज्य के विकास पर खर्च करने में भी कैंची चल रही है। 2024-25 के बजट में हिमाचल सरकार ने अलग अलग सेक्टर में कैसे कटौती की, सुनिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 5% बजट की कटौती हुई, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 3%, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन में 15% की कटौती हो गई, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी में 9% की कटौती हुई, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में 13% का बजट घटा दिया, अर्बन डेवलपमेंट में 32% का बजट घटा दिया। यानी सरकार तो बन जाएगी, लेकिन देश कैसे बनेगा अगर सिर्फ सरकार बनाने पर फोकस है, यह आपको इस खबर से समझ में आता। और इसीलिए जो लोग नरेंद्र मोदी को ज्ञान देते हैं कि अर्थव्यवस्था नहीं समझ में आती, विदेश नीति समझ में नहीं आती, कानून व्यवस्था समझ में नहीं आती, उनके खुद का मॉडल का हाल क्या है वो आपको दिख रहा है।